वेलकम माय डियर रॉकेट्स। आज हम देखने वाले हैं हु एम आई। मूवी की शुरुआत में हमें बेंजामिन को दिखाया जाता है जो कि एक होटल रूम में पहुंचता है तो वहां पर कुछ लोगों की लाशें पड़ी हुई हैं। उन सभी पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई होती है। फिर वहां से बेंजामिन एक बुलेट कवर पड़ा हुआ देखकर उसे उठाकर अपने पास रख लेता है। इसके साथ ये सीन होता है कट और हम बेंजामिन को हना नाम की एक साइबर डिवीजन यूरोपोल ऑफिसर के सामने देखते हैं, जिससे बेंजामिन कहता है कि मेरे पास फ्रेंड्स हैकर ग्रुप है जो कि रशियन साइबर माफिया से जुड़ा हुआ है और MRX, जिसे डार्क नेट की दुनिया मिस्टर एक्स कहकर बुलाती है, उन सब की जानकारी मेरे पास मौजूद है। लेकिन मैं उसको आपको तभी बताऊंगा जब आप मेरी कहानी सुनेंगी। अब हना काफी दिनों से इन दोनों की तलाश कर रही थी। उनकी वजह से हना को काफी कुछ सुनना भी पड़ा, इसलिए वो बेंजामिन की कहानी सुनने के लिए तैयार हो जाती है। यहाँ बेंजामिन की बात करें तो वो भी जर्मनी का एक हैकर है जो बताता है कि बैटमैन और स्पाइडरमैन जैसे सुपर हीरोज की तरह मैंने भी अपनों को खोया। मेरा जब जन्म हुआ तो मेरे माता पिता अपने परिवार को छोड़कर कहीं चले गए, उन्हें मैंने आज तक नहीं देखा। फिर जब मैं 8 साल का हुआ तो मेरी माँ ने खुद की जान ले ली। उसके बाद से मुझे मेरी दादी ने पाला। फिर जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ मेरी दिलचस्पी कंप्यूटर सिस्टम और प्रोग्राम्स में हो गई, इसलिए मैंने छोटी उम्र में ही प्रोग्रामिंग सीखना शुरू कर दिया। फिर जब मैं 14 साल का हुआ तब मुझे इंटरनेट की काली दुनिया यानी कि डार्क नेट के बारे में सब कुछ पता चला। जिस वक्त लोग इंटरनेट पर अपना समय बर्बाद कर रहे थे, उस दौरान मैं इंटरनेट की कभी ना खत्म होने वाली गहराई में गोते लगा रहा था। दोस्तों, हम भी इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, उसे सरफेस वेब कहते हैं। और बात करें डार्क नेट की तो उसे सिर्फ ब्राउजर की मदद से इस्तेमाल किया जा सकता है, वो भी एक यूनिक VPN से। पर इसमें किसी वेबसाइट में पहुंचने के लिए आपके पास एक यूनिक लिंक होना जरूरी है। फिलहाल कहानी में वापस आए तो बेंजामिन बताता है, वैसे तो दुनिया में कई हैकर्स हैं, लेकिन MRX उन सब का बाप है। वो कौन है, कहां से ऑपरेट करता है, किसी को कुछ नहीं पता और वही मेरा रोल मॉडल है। आगे बेंजामिन कहता है कि MRX के 3 नियम है। पहला, दुनिया में कोई भी सिस्टम सेफ नहीं है। दूसरा, हमेशा कुछ बड़ा करने की कोशिश करनी चाहिए और साइबर स्पेस की इस दुनिया में मस्ती करना बेहद जरूरी है। इन बातों को फॉलो किए बिना कोई भी हैकर नहीं बन सकता। अब क्योंकि बेंजामिन के पास उतने पैसे नहीं होते तो वो कॉलेज नहीं जाता और अपना खर्चा चलाने के लिए वो पिज्जा डिलीवरी बॉय का काम करता है। एक दिन वो कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स को पिज्जा की डिलीवरी करने जाता है तो वहां पर वो मैरी को देखता है। उसको देखकर बेंजामिन को याद आता है कि मैरी तो वही लड़की है जो मेरे साथ हाई स्कूल में थी और वो मुझे काफी पसंद भी करती थी, लेकिन अपने शर्मीले स्वभाव के कारण उसने कभी मैरी से बात नहीं की। वो देखता है कि मैरी एग्जाम को लेकर बहुत ही परेशान है क्योंकि उसकी तैयारी नहीं हुई है। अब उसे इम्प्रेस करने के लिए बेंजामिन चोरी से यूनिवर्सिटी के सर्वर रूम में घुसकर उसे अपने सिस्टम से जोड़कर एक एग्जाम पेपर डाउनलोड कर लेता है। मगर बेंजामिन को यहाँ सिक्योरिटी गार्ड पकड़ लेता है, जिसके बाद कोर्ट में बेंजामिन को सड़क की साफ सफाई करने की आसान सी सजा दी जाती है क्योंकि बेंजामिन का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। सजा के तहत सड़क में सफाई करने के दौरान बेंजामिन की मुलाकात मैक्स से होती है जो कि बेंजामिन से सवाल करता है कि तुमने क्या किया था। इस पर उसे बेंजामिन बता देता है कि मैंने एग्जाम पेपर्स चुराने की कोशिश की थी। अब ये बात जानकर मैक्स बेंजामिन को एक पार्टी में आने का इनविटेशन देता है। जहां जब बेंजामिन रात को पहुंचता है तो मैक्स उसे अपने 2 दोस्त पॉल और स्टेफन से मिलवाता है जो कि बेंजामिन की तरह बड़े हैकर होते हैं। हालांकि उन्हें बेंजामिन पर विश्वास नहीं होता और वो बेंजामिन से खुद को साबित करने के लिए कहते हैं। इस पर बेंजामिन सिस्टम के जरिए पावर हाउस के सर्वर को हैक करके इस एरिया की पावर ही कट कर देता है, जो देखकर मैक्स, पॉल और स्टेफन को बेंजामिन की काबिलियत पर विश्वास हो जाता है। इस पार्टी में बेंजामिन की मुलाकात मैरी से भी होती है, जिससे जब बेंजामिन बातें करता है तो मैरी को याद आता है कि बेंजामिन उसके साथ ही पढ़ता था। जल्द ही वो इनके ग्रुप में शामिल हो जाती है। तभी वहां पर आती है पुलिस क्योंकि पार्टी की वजह से काफी ज्यादा शोर हो रहा था, इसलिए पांचों कैसे भी करके यहाँ से भाग जाते हैं। फिलहाल वक्त के साथ मैक्स बेंजामिन को अपने बारे में बताता है। वो कहता है कि मैं सोशल इंजीनियरिंग में माहिर हूँ, जो अपने आप में सबसे अलग तरह की हैकिंग है। इसके जरिए आप किसी भी आदमी को अपनी बातों में फंसाकर उससे अपने मन का काम करवा सकते हैं। अब ये सभी मिलकर एक हैकिंग ग्रुप बनाने का सोचते हैं और बेंजामिन के घर को अपना एक सेटअप करते हैं। दरअसल बेंजामिन ने अपनी दादी को अल्जाइमर की वजह से नर्सिंग होम में भर्ती करा हुआ है और ये लोग अपने ग्रुप को क्ले नाम देते हैं, जिसका मतलब होता है क्लॉन लाफिंग एट यू। अब एक जगह हिटलर को लेकर प्रेजेंटेशन होने वाली होती है तो वहाँ ये लोग पास में ही एक वैन में बैठकर उस जगह के सिस्टम को हैक कर लेते हैं और प्रेजेंटेशन की जगह हिटलर की फनी क्लिप चलने लग जाती है। इससे सभी लोग भड़क उठते हैं और जल्दी वहाँ के गार्ड्स को इन पर शक हो जाता है। अब उन्हें अपनी तरफ आते हुए देखकर ये लोग वैन लेकर वहां से भाग खड़े होते हैं। अब इनका मेन मकसद होता है MRX की नजरों में आना, जिसके लिए ये लोग इस तरह हैकिंग करके कई सारे प्रैंक करते हैं और इससे इनका हर जगह काफी नाम भी हो जाता है। लेकिन जब MRX से डार्क नेट पर इस किले के बारे में पूछा जाता है तो वो कहता है कि मैं उन्हें नहीं जानता, जिस बारे में जानकर मैक्स को काफी बुरा लगता है और वो अब कुछ और बड़ा करके खुद को साबित करना चाहता है।
यह बेंजामिन उससे कहता है कि क्यों ना अब हम जर्मन सेंट्रल इंटेलिजेंस की मेन बिल्डिंग यानी कि बीआरडी के सर्वर को हैक कर ले, जो कि सच में बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए उसके सभी साथियों को यह आइडिया बेहतरीन लगता है। सबसे पहले ये लोग उस जगह जाते हैं जहां बीआरडी अपना सारा कचरा फेंका करती है। इस कचरे से उन्हें वहां पर कुछ काम करने वाले लोगों का डाटा मिलता है, जैसे ईमेल्स आईडी वगैरह, और यहाँ जिस तरह इन्होंने यह हासिल किया है इसे डंपस्टर डाइविंग कहते हैं। फिर उस डाटा की मदद से बेंजामिन फिशिंग अटैक के जरिए बीआरडी के मेन सिस्टम को एक्सेस कर लेता है, जिसके जरिए वो सारी बिल्डिंग के प्रिंटर्स को हैक कर लेता है, जो कि बस एक ही तरह का प्रिंट बाहर फेंक रहे होते हैं, जिसमें किले के लोगों के साथ लिखा हुआ है क्ले इज हेयर, नो सिस्टम इज सेफ, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। इसी खुशी में ये लोग पार्टी भी करते हैं, जहां बेंजामिन देखता है कि मैक्स मैरी को किस कर रहा है, जो देखकर उसका मूड ऑफ हो जाता है और वो वहां से निकलता है। अब ये देखकर उसके दोस्त और मैरी उसे मनाने भी आते हैं, लेकिन वो किसी की नहीं सुनता। साथ ही हम यहाँ पर जान पाते हैं कि बेंजामिन ने बीआरडी के सर्वर से उनकी सीक्रेट फाइल्स भी चुरा ली थी, जिसके बारे में उसके दोस्तों को कुछ भी नहीं पता होता। इन्हें वो एमआरएक्स को भेज देता है ताकि एमआरएक्स इंप्रेस होकर बेंजामिन को अपनी टीम में शामिल कर ले। अगली सुबह मैक्स, पॉल, स्टेफन और मैरी फिर से बेंजामिन को मनाने आते हैं, जहां मैरी को लेकर मैक्स और बेंजामिन के बीच लड़ाई भी हो जाती है। इसी दौरान टीवी में चल रही न्यूज में वो लोग देखते हैं कि पिछली रात जो उन्होंने बीआरडी के सर्वर को हैक किया था, उसने कुछ सीक्रेट फाइल्स भी चोरी हुई है, जिसमें काफी खुफिया जानकारी थी। अब क्योंकि वो फाइल्स तो बेंजामिन ने एमआरएक्स को भेज दी है, तो एमआरएक्स को उससे ये पता चलता है कि फ्रेंड्स ग्रुप्स में यूरोपोल का एजेंट शामिल है, जिसका नाम क्रिप्टन है, और वो यूरोपोल को फ्रेंड्स की इन्फॉर्मेशन लीक करता है। इसलिए उन्होंने क्रिप्टन को मार दिया, जिससे एमआरएक्स ने किले को फंसा दिया, और यही कारण था कि अब यूरोपोल चारों तरफ इनकी खोज कर रहा है। और इससे साफ हो जाता है कि एमआरएक्स भी फ्रेंड्स ग्रुप से जुड़ा हुआ है, जो कि एक तरह का टेररिस्ट हैकिंग ग्रुप है। अब ये सब कुछ जो भी हुआ वो बेंजामिन की वजह से हुआ, जिसके बारे में उसके दोस्तों को कुछ भी पता नहीं था, इसलिए सभी उसको काफी सुनाते हैं। यहाँ बेंजामिन को अपने साथ अपने दोस्तों को भी बचाना होता है, क्योंकि गलती उसी की थी, इसलिए वो एमआरएक्स से किसी तरह कांटेक्ट करता है। अब ये लोग वैसे तो चैटिंग के जरिए बात कर रहे होते हैं, पर हमें ये चीज इस तरह दिखाई जाती है जैसे कि दोनों आमने सामने बैठे हो। बेंजामिन एमआरएक्स से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ जुड़ना चाहता हूँ। इस पर एमआरएक्स बेंजामिन को यूरोपोल के सर्वर को हैक करने के लिए बोलता है। उसके बदले वो बेंजामिन और उसके दोस्तों को अपनी टीम में शामिल कर लेगा। अब इन्हें यूरोपोल के सर्वर को हैक करने के लिए उसके मेन हेडक्वार्टर में घुसकर वहां एक हैकिंग डिवाइस लगाना होगा। फिर ये लोग सीवर और बाकी अलग अलग जगहों से जाने की कोशिश करते हैं, जिन सब में मैक्स के हाथ में चोट भी लग जाती है, लेकिन यहाँ की सिक्योरिटी काफी टाइट होती है, इसलिए ये लोग कामयाब नहीं होते। मगर तभी बेंजामिन देखता है कि यूरोपोल की बिल्डिंग में कुछ स्कॉलर्स निकल रहे होते हैं, जिनमें से एक का विजिटिंग पास वहीं पर गिर जाता है। उस पास को बेंजामिन उठा लेता है और फिर वो मैक्स की सिखाई सोशल इंजीनियरिंग की मदद से एक गार्ड से दोस्ती करके अंदर जाने की परमिशन लेता है और जल्दी से वहां पर हैकिंग डिवाइस लगाकर वापस भी आ जाता है। अब यूरोपोल के मेन सर्वर का एक्सेस पूरी तरह से बेंजामिन के पास होता है। इसकी हैकिंग के लिए बेंजामिन ने ट्रोजन का इस्तेमाल किया होता है, जिसके अंदर एक और दूसरा ट्रोजन मौजूद है। यानी कि जब पहले वाले ट्रोजन की मदद से एमआरएक्स यूरोपोल के मेन सर्वर में घुसेगा, तो उसके अंदर का ट्रोजन बेंजामिन को एमआरएक्स की लोकेशन से लेकर उसकी आइडेंटिटी तक सब कुछ दे देगा, और इस चीज का अंदाजा एमआरएक्स को हो जाता है। इसलिए वो उस ट्रोजन को बेंजामिन से नहीं लेता, बल्कि उल्टा एमआरएक्स बेंजामिन के वेबकैम को हैक करके उसकी तस्वीरें लेकर सब जगह फैला देता है। इससे होता यह है कि बेंजामिन के पीछे अब रशियन साइबर माफिया के लोग पड़ जाते हैं, जिनसे बेंजामिन किसी भी तरह अपनी जान बचाकर भागता है। साथ ही जब वो वापस अपने होटल के कमरे में पहुंचता है, जहां उसके दोस्त उसका इंतजार कर रहे होते हैं, तो वहां सभी को पहले ही रशियन माफिया ने मार दिया होता है, जो सीन हमें मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। इसी के साथ कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहां बेंजामिन हना से कहता है इस एमआरएक्स और फ्रेंड्स को पकड़ने के चक्कर में आपको सस्पेंड भी किया गया था, इसलिए मैं जानता हूँ कि आप उन्हें किसी भी कीमत पर पकड़ना चाहती हैं, जिसमें मैं आपको मदद कर सकता हूँ, लेकिन इसके बदले आप मुझसे वादा करिए कि मुझे आप विक्टिम प्रोटेक्शन प्रोग्राम में शामिल कर लेंगी। दरअसल इसके तहत गवर्नमेंट उस क्रिमिनल को प्रोटेक्शन देती है जो उसका साथ देते हैं, और ये काफी सीक्रेट प्रोग्राम है। इसके जरिए इंसान की आइडेंटिटी बदलकर उसे दूसरी सुरक्षित जगह पर भेज दिया जाता है। अब हना बेंजामिन की ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है, और बेंजामिन एमआरएक्स का पता लगाने के लिए डार्क नेट की दुनिया में खुद एमआरएक्स बनकर जाता है, और सभी से एक तरह से बता देता है कि एमआरएक्स असल में रशियन साइबर माफिया के लिए काम करता है और वो फ्रेंड्स का मेंबर है। इस बात के रिवील होने से एमआरएक्स के अभिमान को बहुत चोट लगती है, इसलिए वो बिल्कुल बौखला जाता है और अनसेफ तरीके से वो सिक्योरिटी को तोड़कर बेंजामिन के सामने पहुंचता है। असल में ये सब कुछ डार्क नेट के अंदर हो रहा होता है। यहाँ बेंजामिन ने एमआरएक्स से गलती करवा दी होती है, जिस कारण एमआरएक्स की पूरी इन्फॉर्मेशन उसके पास आ जाती है, और इस कारण ये रिवील होता है कि एमआरएक्स असल में 19 साल का एक अमेरिकन
अमेरिकन लड़का है जिसे FBI न्यूयॉर्क से अरेस्ट कर लेती है। यह होने के बाद हना काफी खुश होती है और वो बेंजामिन से कहती है तुम अगले 2 घंटों में एक नई जगह पर नई पहचान के साथ होंगे। पर जब वो कहीं जाने के लिए अपनी गाड़ी में बैठती है तो उसे याद आता है कि मैंने बेंजामिन के हाथों में एक चोट का निशान देखा था जो बिल्कुल उसी चोट की तरह था जैसा कि बेंजामिन ने बताया था कि उसके दोस्त मैक्स के हाथ में लगी थी। और ये बात तब की थी जब वो यूरोपोल की बिल्डिंग में घुसने की कोशिश कर रहा था। ये याद आते ही सबसे पहले हना मैरी के पास जाती है और उसे बेंजामिन की फोटो दिखाकर पूछती है कि क्या तुम इसे जानती हो। अब पहले तो मैरी उसे पहचानती नहीं, लेकिन बाद में कहती है कि हाँ, ये मेरे साथ हाई स्कूल में था, पर हमारी ज्यादा बात नहीं होती थी। इसके बाद हना बेंजामिन के बारे में और छानबीन करने के लिए उसकी माँ के डॉक्टर से मिलने पहुंचती है, जिससे हना को पता चलता है कि बेंजामिन की माँ को मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर था। उसके अंदर 4 तरह के पर्सनालिटी थी। इसकी वजह से उन्होंने अपनी जान ले ली। अब हना डॉक्टर से सवाल करती है कि क्या ये मेंटल कंडीशन उसके बेटे को भी हो सकती है क्या। डॉक्टर जवाब देते हैं कि हाँ, कुछ केसेस में ये पॉसिबल है। यहाँ हना को सब कुछ समझ में आ जाता है, पर फिर भी वो श्योर नहीं होती, इसलिए बेंजामिन के घर जाती है, जहाँ उसको पता चलता है कि असल में बेंजामिन की दादी के पिताजी वर्ल्ड वॉर पर गए थे जिसमें उनकी मौत हो गई और उस जगह उसकी दादी को कुछ बुलेट कवर्स भी मिले, जिन बुलेट कवर्स को उन्होंने संभाल कर रखा था और इन्हीं बुलेट कवर्स को बेंजामिन ने हना को दिखाया था। मतलब कि मैक्स, पॉल और स्टेफन असल में एग्जिस्ट ही नहीं करते, बल्कि ये बेंजामिन की पर्सनैलिटीज थी जो उसने खुद इमेजिन की थी और किले भी उसने खुद बनाया होता है। यहाँ तक कि उसने शुरुआत से अब तक सब कुछ खुद किया था। ये जानने के बाद हना उस सच्चाई को बेंजामिन के सामने रिवील करती है। वो कहती है कि हमें होटल से कोई लाश नहीं मिली और तुम्हारी माँ की तरह तुम्हारी मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, यानी कि तुम मेंटली फिट नहीं हो और रूल्स के हिसाब से ऐसे किसी भी इंसान को इस प्रोटेक्शन प्रोग्राम में शामिल नहीं किया जाता है। यहाँ बेंजामिन हना के सामने गिड़गिड़ाने लगता है, जो देखकर हना सोचती है कि इसने एमआरएक्स को पकड़वाकर मेरी मदद भी की। इसलिए वो बेंजामिन से कहती है तुम 5 मिनट सर्वर रूम में जाकर अपनी पहचान बदल सकते हो। असल में ये विक्टिम प्रोटेक्शन प्रोग्राम एक तरह का ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसमें जर्मनी के हर एक इंसान का डाटा मौजूद है, जिसका एक्सेस हना ने बेंजामिन को दे दिया है। बेंजामिन वादे के मुताबिक अपनी आईडी चेंज कर देता है और हना उसे लेकर एक जगह छोड़ देती है जहां से वो चुपचाप चला जाता है। हालांकि हना को अब भी कुछ खटक रहा होता है, जिसके बाद अगले सीन में हमें बेंजामिन को दिखाया जाता है जो कि मैरी, पॉल, मैक्स और स्टेफन के साथ एक शिप पर मौजूद है। असल में बेंजामिन ने प्रोटेक्शन प्रोग्राम में अपनी आइडेंटिटी चेंज नहीं की, बल्कि उसने अपनी और अपनी दोस्तों की आइडेंटिटी को पूरी तरह से मिटा दिया होता है। इसका ये मतलब है कि अब वो लोग किसी के लिए भी एग्जिस्ट नहीं करते, यानी कि ये सब इन लोगों का प्लान था। जो सब इन्होंने कैसे अंजाम दिया यह हमने देखा। असल में जब बेंजामिन होटल रूम में पहुंचता है तब उसके दोस्त मरे नहीं थे, पर रशियंस माफिया अब भी उनके पीछे थे। इसलिए वहां मैरी ने इन लोगों को हना और इस विक्टिम प्रोटेक्शन प्रोग्राम के बारे में बताया। इसलिए बेंजामिन हना के पास गया और मैरी को छोड़कर उसके दोस्त बिल्कुल अंडरग्राउंड हो गए। बाकी सारी कहानी बेंजामिन ने हना को इस तरह सुनाई कि उसे ये शक हो कि बेंजामिन को उसकी माँ की तरह मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, इसलिए उसने अपने हाथ में वो चोट खुद से की थी। उसने हना को मजबूर किया कि वो इस बारे में सोचे और साथ ही उसे मैनिपुलेट करे और इस्तेमाल करे, और उसका मेन मोटिव था कि हना उसे खुद इस विक्टिम प्रोग्राम का एक्सेस दे दे। यहाँ बेंजामिन ने मैक्स से सीखकर सोशल इंजीनियरिंग की स्किल हना पर इस्तेमाल की और वो बिल्कुल सफल रहा। अब वो और उसके दोस्त पूरी तरह से आजाद हैं। हना को भी इस चीज का एहसास हो जाता है, लेकिन वो खुश होती है और वो कभी इन्हें ढूंढने नहीं जाएगी, क्योंकि हना को जो चाहिए था बेंजामिन ने उसे थाली में परोस कर दे दिया था। उसी की वजह से एमआरएक्स और फ्रेंड्स ग्रुप आज पुलिस की हिरासत में है, जिस कारण हना का प्रमोशन हो जाता है। और इसी के साथ दोस्तों ये मूवी खत्म होती है और आपसे गुजारिश है कि हमारे दूसरे चैनल मूवीज वेदर को भी सपोर्ट कीजिए। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखें एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।